हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का एक महत्वपूर्ण बिंदु इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या है उसके बारे में दे देता हूं। प्रतिरक्षी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स या प्रोटीन है जो रक्त या उत्तकीय द्रव्य में प्रतिजन यानी एंटीजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये विशिष्टता युक्त यानी स्पेसिफिक होते हैं और संबंधित एंटीजन से ही संयोजित करते हैं। और अगर इनकी हम जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं अगर उनको देखें तो ये गामा ग्लोबुलिन के समान है और इसलिए टिसेलियस और कब्रेट ने इनको नाम दिया था, जो प्रतिरक्षी है उनको क्या नाम दिया था, गामा ग्लोबुलिन। लेकिन 1964 में WHO ने प्रतिरक्षी की प्रतिरक्षी क्रिया के कारण इनका नाम दिया इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम दिया? इम्यूनोग्लोबुलिन, IG। और अगर हम इनके वर्गीकरण का बात करें तो रचना एवं कार्य की विशिष्टता यानी रचना एवं कार्य की विशेषता के आधार पर इन इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो पहला जो वर्ग है वो कौन सा है? IgG, दूसरा है IgM, तीसरा है IgA, चौथा है IgD, पांचवा है IgE। इस प्रकार से संरचना या रचना के एवं कार्य के आधार पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? IgM, IgG, IgA, IgD और IgE। अगर इनकी स्ट्रक्चर या संरचना की बात करें तो देखिए ये मोनोमर के रूप में है IgG Y आकृति का, और बाकी जो आगे 2 और हैं IgD, IgE दोनों Y रूप में और मोनोमर के रूप में है। IgA डाइमर के रूप में है और IgM पेंटामर के रूप में है। अगर हेवी चेन्स की बात करें तो IgG में गामा, कौन सी है गामा? IgM में कौन सी है? म्यू, IgA में अल्फा, IgD में डेल्टा और IgE में एटा। नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यानी कितनी बाइंडिंग साइट्स हैं किसके साथ? एंटीजन के साथ। तो 2। पेंटामर होने के कारण IgM में 10, डाइमर होने के कारण IgA में 4 और IgD और IgE में 2। मोलिकुलर अगर वेट बात करें तो मोलिकुलर वेट के आधार पर सबसे जो भारी प्रतिरक्षी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgM 9 लाख डाल्टन, IgG है वो 1,50,000 और IgA है वो 3,85,000 डाल्टन, IgD है वो 1,80,000 और लास्ट IgE 2 लाख। परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सीरम में कितनी प्रतिशत मात्रा में यानी सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो कौन सी है? IgG। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर आपको IgM आंसर देना है और सीरम में परसेंटेज के आधार पर आपको कौन सा आंसर देना है? 80% कौन सी है? IgG। IgM 6%, IgA मोनोमर 13% और IgD और IgE 1% से कम। क्रोफेज प्लेसेंटा, बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा या परा या ओवल को क्या करता है? क्रॉस करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, आंसर होगा वो IgG। तो यहाँ पर आपके पास में 2% ये वाला और ये वाला, 2% ये बन गए IgM से, ये 3% बन गए और बाकी के जो 4 हैं IgM, IgA, IgD और IgE प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। फिक्सेस कंप्लीमेंट रिएक्शन दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं? तो शुरू के जो 2 हैं IgG और IgM दर्शाते हैं और बाकी के 3 IgA, IgD और IgE नहीं दर्शाते हैं। FC क्या है?
स्थिर जो खंड है, कांस्टेंट जो सेगमेंट है, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एफसी। किसके द्वारा, एफसी। वो किससे बाइंड करता है, आईजीजी में फेगोसाइट से। आईजीएम और आईजीए में और आईजीडी में किससे बाइंड नहीं करता है, और आईजीए में मास्ट सेल एंड बेसोफिल से। किससे बाइंड करता है, मास्ट और बेसोफिल। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, मास्ट सेल एवं बेसोफिल किससे संबंधित हैं, यानी किस प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन से संबंधित हैं, तो आईजीए। अगर कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फंक्शन, जो आईजीजी है वो न्यूट्रलाइजेशन, किसके द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी दर्शाते हैं। अगर आईजीएम की बात करें तो इसमें आपको एक और प्रश्न बता देता हूं कि यह जो आईजीजी है वो नवजात शिशु में भी पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होता है। नवजात शिशु में ये पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होता है, और ये किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से ही कुछ मात्रा में पहुंचता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी है वो रुधिर एवं ऊतकों में सक्रिय संक्रामक कारक है उनके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो किस प्रकार से, न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, और ये मोनोमर के रूप में किससे बाइंड करता है, किस रूप में रहता है, बी सेल रिसेप्टर। अगर आईजीए की बात करें, इसकी आईजीए की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन, या सॉरी आपको मैंने जो पहले बताया हो आईजीएम के बारे में बताया है, न्यूट्रलाइजेशन एंड ट्रैपिंग ऑफ पैथोजन इन म्यूकस, यानी ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो पैथोजन को म्यूकस या श्लेष्म में ट्रैप करता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर आईजीए। और आईजीडी है वो बी सेल रिसेप्टर के रूप में, और आईजीई है वो एक्टिवेशन ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल। क्या करता है, एक्टिवेशन करता है किसका, बेसोफिल एंड मास्ट सेल का, अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड एलर्जेंस। और एक प्रश्न और यहाँ पर बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो है ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जी से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आईजीई। अगर अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ। दूध में उपस्थित जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है तो आईजीजी और आईजीए होते हैं, बाकी तीनों नहीं होते हैं। ताप स्थायित्व की अगर बात करें तो आईजीजी, आईजीए और आईजीएम और आईजीडी ताप स्थायित्व हैं, और लास्ट आईजीई नहीं है। अगर अवसादन गुणांक की बात करें तो आईजीजी का 7, आईजीए का 7, आईजीएम 19, आईजीडी 7 और आईजीई 8। अगर अर्ध आयुकाल की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें तो आईजीजी 23 दिन, आईजीए 6 दिन, आईजीएम 5 दिन, आईजीडी 2 से 8 दिन और आईजीई 1 से 5 दिन इनका अर्धायुकाल होता है। और एक प्रश्न आईजीए के संबंध में और पूछा जाता है, आंसू, लार एवं नवदुग्ध कोलेस्ट्रम में या इनका प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आईजीए। क्या होगा, आईजीए। अगर आईजीएम की अगर हम बात करें कुछ विशिष्ट बात, तो यहाँ पर आईजीएम जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, और आईजीएम पेंटामर के रूप में पाया जाता है, और इनका जीवन काल कम होता है तथा संक्रमण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी में प्रभावी होता है, क्योंकि इसका जो जीवन काल है कम होता है और ये प्लेसेंटा द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर आईजीडी की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। और अगर आईजीई की बात करें, इसकी आईजीई की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसका जो अर्धायुकाल है वो लगभग 2 दिन है, और ये आईजीजी से समानता दर्शाता है। और सामान्य सीरम स्तर यानी इसके सीरम में अगर मात्रा को देखें तो नाम मात्र ही है, लगभग 0.00004 मिलीग्राम, यानी 0.00004 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर।
परंतु जब दमा, परागत ज्वर यानी है फीवर, एक्जिमा आदि के समय क्या हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों में आंत्र परजीवियों की उपस्थिति आदि के कारण भी इसका स्तर बढ़ जाता है। तो एलर्जी से संबंधित जो इम्यूनोग्लोबुलिन है कौन सा है, IgE, और ये इनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम जो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनकी एक टेबल के माध्यम से तुलना कर सकते हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।